जी, कल आप लोगों को मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट कराई थी और उसके अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये जो अंडर या ओवर अप्लाइड होता है वो क्या होता है, कहाँ कहाँ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आज हम लोग कुछ एंट्रीज हैं, यानी एंट्रीज का चैप्टर आज से आपको मैंने कहा था हम प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट कर लेंगे। तो आपके सिलेबस में ना कॉस्ट की एंट्रीज नहीं है, ठीक है। एंट्रीज कह लें, इसमें एक्चुअली जो फ्लो ऑफ कॉस्ट है ना वो हम लोगों ने पढ़ना है। अब इस चैप्टर के अंदर जो चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा, बेसिक एंट्रीज, इसी तरह फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर, और फिर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है। यानी जो चीजें आप लोग कवर करोगे उसके अंदर आ जाएंगी बेसिक एंट्रीज, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। बेसिक एंट्रीज का मतलब है कि आपका हेड ऑफिस एक जगह सिचुएटेड है और वहीं पे फैक्ट्री है। हेड ऑफिस के लिए फैक्ट्री के तमाम रिकॉर्ड मेंटेन करना पॉसिबल है। आपके हेड ऑफिस को यह भी पता है मटेरियल कितना खरीदा, कितना इस्तेमाल हुआ, कितना रिटर्न हुआ, लेबर कितनी लगी, हर इंफॉर्मेशन अगर फैक्ट्री के पास, हेड ऑफिस के पास अवेलेबल है तो हेड ऑफिस फिर जो एंट्रियां करेगा उसको हम लोग ना बेसिक एंट्री के नाम से कवर करेंगे। दरअसल ये है आपका फ्लो ऑफ कॉस्ट। अच्छा, कई दफा इस तरह होता है कि हेड ऑफिस और फैक्ट्री एक जगह पे सिचुएटेड नहीं होते। मसलन आपकी हेड ऑफिस जो है फर्ज कर लें इस्लामाबाद में है, फैक्ट्री आप लोगों ने अज्यूम कर लें फैसलाबाद में लगाई हुई, तो क्या इस्लामाबाद ऑफिस के लिए डेली बेस पे ये रिकॉर्ड अपडेट रखना पॉसिबल है कि आज मटेरियल कितने का खरीदा, कितना रिटर्न हो गया, कितना इस्तेमाल हो गया, लेबर आज कितनी लगी? नहीं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह का इशू आए हम फैक्ट्री को कहते हैं जिन चीज़ों का ताल्लुक आपके साथ है उसकी रिकॉर्डिंग आप लोग कर लो, बाकी हम खुद मेंटेन कर लेंगे। तो वो रिकॉर्ड जो आपकी फैक्ट्री मेंटेन करती है उसे हम कहते हैं फैक्ट्री लेजर, और जो रिकॉर्ड आपका हेड ऑफिस मेंटेन करेगा उसको हम नाम दे देते हैं जनरल लेजर। तो ये तब हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। और आखिरी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। आपको मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के डिफरेंट मेथड हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो उसके अंदर जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर आपकी कंपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाती है और आपको ऑर्डर वाइज, कस्टमर वाइज रिकॉर्ड रखना है तो वो कैसे किया जाता है। तो ये तीन चीजें मैं इधर एंट्रीज के अंदर कवर कराऊंगा, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, ये भी सिलेबस का पार्ट है। तो ये ओवरऑल अब हमारा सिलेबस स्टार्ट हो गया। यानी पिछले लेक्चर्स में मैं आपको सब्जेक्ट का जस्ट इंट्रोडक्शन और जो टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में यूज होती है वो एक्सप्लेन करता रहा हूँ। अब से ऑनवर्ड हमारा प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, यानी इफेक्टिवली आप पहला चैप्टर आज पढ़ने लगे। अच्छा, आप लोग जब इसको रिकॉर्ड करेंगे ना तो आपने ना अपने पेज के 3 कॉलम बना लेने, ठीक है। यानी इसकी अभी हम जब करेंगे स्टार्टिंग तो आप लोगों ने कुछ इस तरह कर लेना कि पेज के 3 कॉलम बना लीजिएगा। पहले के ऊपर हेडिंग दे लेंगे बेसिक एंट्रीज, अगले पे हम नाम दे देंगे फैक्ट्री लेजर, अगले पे दे देंगे जर्नल लेजर। मतलब इन दोनों को मैं पैरेलल कराऊंगा, लेकिन आज के दिन हम खाली बेसिक एंट्रीज वाला कॉलम फिल करेंगे क्योंकि ये याद हो गई तो फिर ये आराम से आपसे हो जाएगा, वरना आप फंसे रहा करेंगे इसके अंदर। तो अब आप लोगों ने करना क्या, ये हो गया ना। तो आप लोगों ने करना यह है कि अपने पेज के 3 कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, एक के ऊपर आप हेडिंग दे लीजिएगा बेसिक एंट्रीज, एक पे आप नाम दे दीजिएगा फैक्ट्री लेजर,
एक पे नाम दे दीजिएगा जनरल लेजर। उधर जो मैन्युफैक्चरिंग के चैप्टर में आईटीए में आपने एंट्रीज पढ़ी थी ना, वो ये बेसिक एंट्रीज पढ़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन वो पार्टली एंट्रीज पढ़ी हुई थी। यहाँ पे अब हम ज़्यादा डिटेल में एंट्रीज को कवर करेंगे। तो आज आप कहने का सिर्फ बेसिक वाला हम कॉलम करेंगे, ये दो आपने ब्लैंक छोड़ देने हैं, वो फिर इंशाल्लाह हम कल यूज़ करेंगे। जी, सबसे पहले हम एंट्री करेंगे मटीरियल परचेस्ड। कि जब आप मटेरियल खरीदोगे क्या एंट्री होगी? अब मटेरियल आपके लिए एसेट है, इंक्रीज होगा तो आप क्या कर दोगे? डेबिट। अगर पैसे दे के आए हो तो बैंक लिख दो, और अगर उधार किया है तो क्रेडिटर्स लिख दो। मटेरियल returned to supplier। हाँ जी, अब अगर आप मटेरियल वापस करके आओगे तो एसेट में कमी आएगी ना, तो एसेट को कम करने के लिए मटेरियल हो जाएगा क्रेडिट। अगर तो कैश पे खरीदा था तो फिर आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, उधार खरीदा हुआ था तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो या बैंक डेबिट हो जाएगा या फिर क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। अब जब आप प्रोडक्शन के लिए मटेरियल इशू करेंगे, अच्छा, अब मटेरियल आप लोगों के लिए था तो एसेट, लेकिन जब इस्तेमाल हो गया उस पर क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा, तो मटेरियल को तो क्रेडिट हो जाना चाहिए। अच्छा, आपको पता है मटेरियल हमारा दो तरह का होता है, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। अगर इनडायरेक्ट होना तो वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एफओएच का पार्ट बनता है, अगर डायरेक्ट हो तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनता है। और आपको मैंने उस दिन फ्लो ऑफ कॉस्ट लिखवाया था कि मटेरियल, लेबर, एफओएच पहले किस में ट्रांसफर किए जाते हैं? वर्क इन प्रोसेस में। फिर जो चीज़ कंप्लीट हो जाती है वो किस में ट्रांसफर कर दी जाती है? फिनिश गुड में। और इस तरह फिर हमने कहा था कॉस्ट ऑफ सेल एंड सो ऑन। तो अब जो चीज़ बना रहे हैं जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो आपका एसेट है। मतलब आपने इन्वेंट्री पढ़ी थी ना, रॉ मटेरियल की भी हो सकती, वर्क इन प्रोसेस की भी हो सकती, फिनिश गुड की भी। तो इन्वेंट्री आपका एसेट है, जितना उस पर खर्चा करते जाओगे उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसकी जब आप एंट्री करेंगे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट with the amount of direct material, FOH control debit with the amount of indirect material, और मटेरियल आपका एसेट था कम हो जाएगा तो क्रेडिट। Number 4, material returned from factory। कि अगर फैक्ट्री से मटेरियल वापस आ गया, अच्छा अब देखिए जब मटेरियल वापस आएगा दोबारा स्टॉक बढ़ेगा, एसेट बढ़े तो हम क्या करते हैं? डेबिट।
तो मटेरियल हो जाएगा डेबिट। अगर वो डायरेक्ट वाला वापस आया तो इसका मतलब प्रोडक्ट बनाने पे नहीं लगा, तो फिर एसेट की वैल्यू कम करने के लिए वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट वाला था, और अगर इनडायरेक्ट वाला था तो फिर वो तो एक्सपेंस ही नहीं बना, तो एक्सपेंस को कम करने के लिए एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। ठीक है, तो मटेरियल आपको ने कहा था एसेट है, इंक्रीज होगा डेबिट होगा, डिक्रीज होगा क्रेडिट कर रहे होंगे। तो ये 4 मटेरियल की एंट्रीज बन सकती हैं, तो वो मैंने आपको करा दिया। जो उसने कहा होगा उसकी आप एंट्री कर दिया कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट लेबर के ऊपर। अच्छा, मेरे पास स्पेस का इशू बनेगा इसलिए मैं वो अगले कॉलम अरेज करने लगा हूं, लेकिन आप लोगों ने उनको खाली छोड़ना है, वो कल करेंगे आप लोग। अब आते हैं नंबर 5, पेरोल। पेरोल कहते हैं लेबर को, और आपको तो हमारी लेबर डिफरेंट टाइप की लग रही होती है, डायरेक्ट लेबर भी होती है, इनडायरेक्ट लेबर भी होती है, इवन जो ऑफिसर को पैसे देते हैं ना होती वो भी लेबर ही है, और जो सेलमैन को सैलरी देते हैं वो भी होती लेबर ही, काम करने के पैसे दे रहे हैं ना आप लोग। तो अब पेरोल की यानी लेबर की मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 एंट्रीज हुआ करेंगी। ठीक है, यानी 3 एंट्रीज तो हर क्वेश्चन में आपने करनी है, चौथी सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन हुआ करेगी। इंफॉर्मेशन मिल गई तो हम कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, पेपर में जब भी आप लोग गलती करोगे वो ये लेबर की एंट्री में ही करोगे, तो ये आप लोगों ने थोड़ी केयरफुली करनी है, अक्सर गलती इसी में ही होती है आप लोगों से। अच्छा, अब सबसे पहले जो इसमें एंट्री होगी वो होती है रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। फर्ज करें आप लोग कहीं पे जॉब करने चले गए, आपके एम्प्लॉयर ने कहा यार आपकी सैलरी होगी 2 लाख, क्या महीने बाद वो आपको 2 लाख पकड़ा देगा? मतलब आपने पूरा महीना काम किया तो क्या वो आपको 2 लाख कैश पकड़ा देगा लो अपनी सैलरी? यहां पे इस तरह नहीं होता। ठीक है, वो करेगा क्या, जब पैसे देने की बारी आएगी ना आपको कहेगा आपका इनकम टैक्स कट गया तनख्वाह में से। आपने अगर टैक्स पढ़े रहे तो एडवांस टैक्स पड़ा होगा, ठीक है, वो आपकी तनख्वाह से काटेगा, आपके प्रोविडेंट फंड का पैसा काटेगा। ये प्रोविडेंट फंड क्या होता था, कोई आइडिया किसी को? प्रोविडेंट फंड होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब एम्प्लॉयमेंट के बाद का बेनिफिट। होगा क्या, हर महीने ना एम्प्लॉयर आपकी तनख्वाह से एक अमाउंट काटेगा, उतने ही पैसे बाय लॉ है कि आपने खुद डालने हैं। मतलब आपकी तनख्वाह से मैंने 5,000 काटे, बीइंग एन एम्प्लॉयर 5,000 मैं अपनी जेब से डाल लूंगा, 10,000 बन जाएगा। हर महीने आपके बिहाफ पे ये पैसा 10,000 कहीं पे इन्वेस्ट होगा। 10-15 साल बाद जब आप रिटायर होंगे या जॉब छोड़ेंगे तो आज तक वो जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट हुई होगी अलोंग विद इंटरेस्ट, जितना भी पैसा बनेगा वो सारा मैं आपको ला के दे दूंगा कि ये लो। तो जो अक्सर आप कहते हैं ना रिटायरमेंट पे पैसे मिले, वो इस तरह पैसे मिलते हैं, ये प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्योंकि अक्सर इंटरेस्ट का एलिमेंट आता है, वो पैसा जहां इन्वेस्ट किया होता है ना वो गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो हमें बैंक्स में डिपॉजिट्स वगैरह अक्सर कराना पड़ता है, उसमें इंटरेस्ट होता है। तो अक्सर लोग इस्लामिकली कहते हैं नहीं यार इंटरेस्ट वाला काम है हमने नहीं करना, तो वो फिर अक्सर क्या करते हैं, वो कहते हैं जो एम्प्लॉयर ने डाला था और जो मेरी तनख्वाह से काटा बस उतना दे दे, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो बहरहाल बात हम लोग ये कर रहे थे कि जब आप लोगों को तनख्वाह देने की बारी आती है पूरे पैसे नहीं दिए जाते, उसमें से आपका इनकम टैक्स कट गया, प्रोविडेंट फंड कट गया, बाकी पैसे आपको दिए जाते हैं। जो इनकम टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने काटा क्या वो उसकी इनकम थी?
नहीं, वो उसकी लाइबिलिटी थी, वो गवर्नमेंट ने आ जाना है कि 2 टैक्स जमा कराना पड़ना है, ठीक है। आपका जो प्रोविडेंट फंड का पैसा काटा, क्या वो एम्प्लॉयर की इनकम थी? नहीं, वो भी आप लोगों को वापस करना है जब आपने रिटायर होना है। इट मीन वो भी आपकी लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट, ठीक है। इसका मतलब जब रिकॉर्डिंग की बारी आएगी ना, तो आपको मैं कहूंगा यार पेरोल है तो एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट। अच्छा, इसके नीचे ना एक लाइन छोड़ दीजिएगा, कल जरूरत पड़ेगी। आपकी तनख्वाह से जो भी मैं डिडक्शंस करूंगा, अच्छा मैं इधर ना वर्ड डिडक्शंस का लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन में जो नाम दिया वो लिखिएगा। इनकम टैक्स कहते हैं इनकम टैक्स लिखें, ग्रेजुटी कहता है ग्रेजुटी लिखें, प्रोविडेंट फंड कहता है वो लिखें, सोशल सिक्योरिटी कहता है वो लिखें। तो बाकी पैसे मैंने आपके देने होंगे। मतलब फर्ज करें 20,000 की तनख्वाह में से डिडक्शन हो गई, तो बाकी 180 तो देना है, तो उसको हम एक्रू कर लेते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने देखा तनख्वाह अगले महीने के फर्स्ट वीक में देता है एम्प्लॉयर, ठीक है, यानी आपको उसी वक्त नहीं पे करता, अगले महीने के फर्स्ट वीक में जाकर देता है। हालांकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो महीना खत्म होने से पहले आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती हैं। मसलन 27 को, 25 को, 26 को आपके अकाउंट में तनख्वाह आ जाती है। मतलब अगर इस्लामिक हिसाब से हम लोग देखें तो यही है कि जी पसीना खुश्क होने से पहले लेबर दे देनी चाहिए। तो फॉरेन कंट्रीज में, इवन पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो महीना ख़त्म होने से पहले दे देती हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी कारोबारी लोग हैं ये वो अगले महीने के फर्स्ट वीक में 9 को 10 को जाके देते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब आप फाइनेंस का चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ोगे ना फाइनल में जाके, तो इसके पीछे हमारी एक लॉजिक होती है। हमने ना एम्प्लॉयर को कैलकुलेशन करके बताया होता है कि अगर इतने दिन तुम तनख्वाह लेट करके दोगे ना तो इतने लाख तुम इंटरेस्ट कमा सकते हो साल का। वो उस लालच में आके आप लोगों की तनख्वाहें लेट करता है, ठीक है। तो बहरहाल बात हम लोग ये कर रहे थे कि आप लोगों ने जो पेमेंट करनी है वो फौरन तो नहीं की होती, तो हम उसको अपनी लाइबिलिटी बुक कर लेते हैं, एक्रूड पेरोल। अब अगले महीने की 5 को 6 को जब मैं तनख्वाह दूंगा उस वक्त मैं पेमेंट की एंट्री करूंगा। अच्छा, क्या एंट्री होनी चाहिए बताएं? लाइबिलिटी पे करने से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो एक्रूड पेरोल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। तीसरी एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। आपको ने कहा था पेरोल हम कलेक्टिवली टर्म यूज करते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ लेबर के लिए। इसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेलमैन, ऑफिसर, इन सब की ट्रीटमेंट अलग होनी होती है। क्या इस लफ्ज को देख के पता चल गया था कौन सी लेबर कितनी है? नहीं, हालांकि सबकी ट्रीटमेंट अलग अलग होनी है, तो फिर हमें उसकी ना डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ती है। जो डायरेक्ट लेबर होगी वो हम किसको डेबिट कर देंगे? वर्क इन प्रोसेस को। और जो इनडायरेक्ट लेबर होगी FOH कंट्रोल को। जो सेल्समैन की सैलरी होगी तो सेलिंग एक्सपेंस। जो ऑफिसर की सैलरीज होंगी वो एडमिन एक्सपेंस। अब मैंने पहले आपको ना पेरोल इधर डेबिट कराया था, मैंने कहा था एक्सपेंस है। अब आपने रिस्पेक्टिव हेड को डेबिट कर दिया तो ये तो एक्सपेंस 2 दफा रिकॉर्ड हो गया।
तो फिर इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन छोड़ दीजिएगा, कल जरूरत पड़ेगी। ये 3 एंट्रीज आप लोग हर क्वेश्चन में किया करोगे, लेकिन जो चौथी एंट्री है वो सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन दे दे तो पास कर दीजिएगा, नहीं दी तो ना कीजिएगा। अभी मैंने आपको ना थोड़ी सी एग्जांपल दी थी प्रोविडेंट फंड की, कि जितना पैसा आपकी तनख्वाह से कटता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर अपने पास से डालता है और ये पैसा कहीं पे इन्वेस्ट होता है। एम्प्लॉय की तनख्वाह से जो काटना था उसकी एंट्री तो हो गई, एम्प्लॉयर ने खुद भी तो डालना है। तो जो चौथी एंट्री होती है इसकी, वो आपकी बनती है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। प्रोविडेंट फंड, इसका फायदा एम्प्लॉय को था कि एम्प्लॉयर को? एम्प्लॉय को। देखें, आपकी तनख्वाह से पैसा काटा वो भी आपको मिल गया, जो मैंने अपनी जेब से डाला वो भी आपको मिल गया, इंटरेस्ट जो कमाया ओवर द पीरियड वो भी आपको ही मिल गया। तो एम्प्लॉयर को मजबूरन ये कंट्रीब्यूशन करना पड़ती है लेबर लॉज की वजह से। आज अगर लेबर लॉ ना हो तो कोई भी ना करे। ठीक है, तो बताने का मतलब है ये जो एम्प्लॉयर के लिए है ना, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। मुझे इन चारों तरह के लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्रोडक्शन से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब प्रोडक्शन ना भी होना तो उन्होंने कहना है जितनी इनकी तनख्वाह है उसका 5% या 3% जमा कराओ, तो मजबूरन मुझे जमा कराना पड़ेगा। तो बताने का मतलब है कि अब जो आप कंट्रीब्यूशन करोगे ना, चाहे डायरेक्ट वर्कर के लिए कर रहे हो चाहे इनडायरेक्ट वर्कर के लिए कर रहे हो, वो हमारी प्रोडक्ट की है इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट हम किसको डेबिट किया करते हैं? एफओएच को। तो जब आप इसकी एंट्री करोगे ना, तो एफओएच कंट्रोल डेबिट, चाहे वो आप डायरेक्ट वर्कर के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हो चाहे इनडायरेक्ट वर्कर के लिए कर रहे हो। जो सेल्समैन के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे वो मैं सेलिंग एक्सपेंस ही शो कराऊंगा, और जो ऑफिसर के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे वो एडमिन एक्सपेंस ही शो होगा। और क्रेडिट कर दे जिस चीज की कंट्रीब्यूशन है। मसलन अगर प्रोविडेंट फंड है तो प्रोविडेंट फंड लिख दो, अगर वो कहते हैं नहीं सोशल सिक्योरिटी फंड है तो वो लिखते हैं, जो भी उसने कोई नाम दिया हो। ठीक है, लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट हो गई, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट हो गए। जो कंट्रीब्यूशन होगी डायरेक्ट वर्कर की और इनडायरेक्ट वर्कर की, आपको मैंने कहा ये जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस एफओएच में ही जाता है उससे। मटेरियल की भी एंट्रीज हो गई, लेबर की भी हो गई। अब आते हैं तीसरी चीज, एफओएच।
FOH applied to production. ठीक है, FOH applied to production. आपको मैंने कल डिस्कस किया था ना, एक रेट के साथ हम FOH अब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्ब कॉस्ट भी कहते हैं, अप्लाइड कॉस्ट भी कहते हैं. तो मटेरियल की भी एंट्रीज हो गई, लेबर की भी हो गई. अब आ गया FOH. आपको मैंने ना उस दिन एंट्रीज का एक शॉर्टकट बताया था, जिस तरफ एरो का हेड आए डेबिट, जिस तरफ टेल आ जाए उसको क्रेडिट कीजिएगा. तो ये वही काम अब मैं करने लगा हूं. इसकी जब आप एंट्री करोगे तो एसेट पे जितना भी खर्चा कर रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट. देखिए, पहले आप मुझसे FOH डेबिट करा रहे थे कि ये एक्सपेंस है, अब आप मुझे कह रहे हो इसको एसेट का पार्ट बनाओ. तो अगर एसेट का पार्ट बनाना है फिर एक्सपेंस तो नहीं रहा, तो एक्सपेंस को कम करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. तो FOH कंट्रोल. अच्छा, FOH कंट्रोल भी लिखते हैं कुछ लोग, FOH अप्लाइड भी लिख देते हैं. यानी जी, तो बात हम कर रहे थे कि आप लोग शुरू में FOH डेबिट करा रहे थे कि एक्सपेंस है. अब आपने कहा इट वुड बी पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री, मतलब वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनाओ. तो जब एसेट बनाना है तो एक्सपेंस कम करो. लॉजिकली ना FOH कंट्रोल क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वक्ती तौर पे एक नया अकाउंट ओपन करती हैं FOH अप्लाइड के नाम से. जो लोग ये अप्लाइड अकाउंट ओपन करेंगी, बाद में उनको इनको क्लोज भी करना पड़ता है, और जब क्लोज करेंगे बाद में फिर एंट्री आखिर में यही बचेगी. वो भी मैं अब आपको आगे एंट्री कराऊंगा. ये मैंने दोनों इसलिए बता दिए हैं, कई दफा ना आपका एग्जामिनर कहेगा FOH अप्लाइड अकाउंट भी बनाओ, कंट्रोल भी बनाओ, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कैसे बन रहा होता है. अब मटेरियल भी लग गया, लेबर भी लग गई, FOH भी लग गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एक एक करके चीज बनना शुरू हो जाएगी. तो वर्क इन प्रोसेस से निकल के कहां ट्रांसफर होगी? फिनिश गुड में. तो नेक्स्ट अब आपकी जो एंट्री बनेगी वो है गुड्स कंप्लीटेड. जो चीजें आपकी कंप्लीट होती हैं उनकी कॉस्ट को क्या नाम देते होते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. आपके पेपर में एक दफा एग्जामिनर ने क्या किया, उसने ये नहीं कहा गुड्स कंप्लीट करने की एंट्री करो, उसने कहा जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की तो एंट्री करो. कई स्टूडेंट छोड़ आए थे, ये हमने की नहीं हुई, वो यही चीज होती है. ठीक है, यानी इसके साथ आप लोग लिख लें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. ठीक है, तो जो गुड्स कंप्लीट होती हैं उन्हीं की कॉस्ट को तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं. जब चीजें कंप्लीट हो गई, क्या वो इन प्रोसेस रही? नहीं. तो इन प्रोसेस वाले एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट. लेकिन जो चीजें बन गई वो आपके लिए क्या है? फिनिश गुड. वो भी तो एसेट ही है. एसेट्स इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? तो फिनिश्ड गुड्स डेबिट. रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करने की एंट्री. कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो क्या करोगे? जब चीज बिक गई क्या वो एसेट रहा? नहीं. तो फिनिश्ड गुड्स को कम करने के लिए क्रेडिट. नंबर 9, जब आप लोग सेल्स करोगे तो डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट. अच्छा, अब ये चूंकि हम लोग एंट्री कर रहे हैं परपेचुअल के मुताबिक,
और परपेचुअल में आपको याद है जैसे ही सेल की एंट्री होती है साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री होती है, इसलिए मैंने कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी कराई है और आपको सेल की भी कराई है। वो अक्सर आपको पेपर में ऐसे कहेगा लाख वाली चीजें 1.5 लाख में बेच दी, तो आपको दोनों एंट्रीज करनी होंगी। रिकॉर्डिंग ऑफ depreciation on factory assets, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स। फैक्ट्री के एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन होती है वो एफओएच होता है, ठीक है। वैसे रूटीन में डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन अब हम डेप्रिसिएशन की जगह किसको डेबिट करेंगे? एफओएच को। सो एफओएच कंट्रोल डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। पेमेंट ऑफ अदर एफओएच, जैसे फैक्ट्री का रेंट दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी? एफओएच कंट्रोल डेबिट और बैंक क्रेडिट। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जब डेटर से कलेक्शन होगी तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जी इसकी एंट्री बताएं। क्रेडिटर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट। नंबर 14, अगर अप्लाइड अकाउंट ओपन ना किया होता फिर क्लोज भी ना करना पड़ता, लेकिन जो कंपनीज ओपन करेंगी उनको ये क्लोजिंग भी करनी पड़ेगी। सो क्लोजिंग ऑफ एफओएच अप्लाइड अकाउंट अगेंस्ट एफओएच कंट्रोल, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ एफओएच अप्लाइड अकाउंट अगेंस्ट एफओएच कंट्रोल, जी बताएं क्या एंट्री बनेगी? अब अप्लाइड को आपने क्या किया हुआ था? क्रेडिट किया हुआ था ना, तो क्लोज करने के लिए एफओएच अप्लाइड डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। अब अगर देखें मैं दोनों एंट्रियां इकट्ठी कर दूं, छठी वाली और ये वाली, तो अप्लाइड के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच कंट्रोल, तो वही वाली एंट्री बन जाती है। तो आपका ने कहा था दरअसल होनी यही एंट्री है, लेकिन जो ये वक्ती तौर पे अकाउंट ओपन करेंगे वो बाद में क्लोज करेंगे, जैसे ही क्लोज करेंगे एंट्री फिर वही बन जाएगी। क्या जरूरी होता है जितना आपने एस्टिमेट किया था मेरा एफओएच इतना आएगा एक्चुअल उतना ही आए? नहीं। तो कल आपने देखा था कभी आपने ज्यादा अप्लाई किया होता है, कभी आपने कम अप्लाई किया होता है, तो फिर हमें उसकी एक एडजस्टमेंट डालनी पड़ती है। तो अब एडजस्टमेंट ऑफ
under applied FOH in cost of sales। ठीक है, आपको ने कहा था 3 जगह एडजस्ट कर सकते हो, क्या क्या जगह होती थी? प्रॉफिट के अंदर, हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर और एंटायर प्रोडक्शन के अंदर। मैंने अभी यहां पे सिर्फ कौन सा कर रहा हूं? कॉस्ट ऑफ सेल वाला। अंडर अप्लाइड का मतलब था कॉस्ट अंडर एस्टिमेटेड थी, एक्चुअल खर्चा ज्यादा आ गया, तो जब आपने कॉस्ट अंडर एस्टिमेट की तो कॉस्ट ऑफ सेल भी क्या निकली होगी? कम। सही करने के लिए क्या करेंगे? तो एक्सपेंस अगर बढ़ाना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और क्लोज करने के लिए एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। ठीक है, ओवर अप्लाइड होता तो रिवर्स एंट्री डल जाती। ये भी ले लें। ठीक है, अब आज आप लोगों ने सिंपल इतना काम करना है कि 15 एंट्रीज याद कर लेनी है। कल पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर हम टाइम बचा तो देखेंगे फैक्ट्री लेजर, जनरल लेजर कैसे किया जाता है। थैंक यू।